हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन हिस्ट्री। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग सब बढ़िया से होंगे, आपके एग्ज़ाम अच्छे से जा रहे होंगे और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनके अच्छे गए होंगे और आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर उनका एग्ज़ाम आने वाला है उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि 17, 18 और 16 जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, उनके सारे क्वेश्चंस प्लस हम फैक्ट सहित जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाते हैं। एक टॉपिक ही पकड़ते हैं, जैसे कि अगर विटामिन का क्वेश्चन पूछा तो डेफिनेटली आपसे विटामिन का अगली शिफ्ट में या अगले दिन क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप सब लोग जानते भी हैं और आप लोग पता भी आप लोगों को, ठीक है। तो इस वीडियो में हम उस चीज़ को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड के साथ साथ आपके एग्ज़ाम में आया है वो भी, ओके। तो इस वीडियो को देख रहे हैं जितने भी स्टूडेंट लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, ओके। और यहाँ पर आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको देखिए कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ऑनलाइन हिस्ट्री नाम से। वहाँ पर करंट अफेयर्स सारी चीज़ें पीडीएफ वगैरह सब कुछ चीज़ फ्री में मिल जाएगा, जो भी है इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ओके। पहले इस वीडियो को आराम से देखिए, क्योंकि पीडीएफ में इतना ज़्यादा डेटा नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो वीडियो करा रहा हूँ वो आराम से तसल्ली से बैठ कर सुनिए, समझिए। आई थिंक आप लोगों ने ऐसी क्लास बहुत कम जगह पर देखी होगी जो आपको इतनी सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताएगा, ओके। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा आया था, मौर्य राजाओं का क्रम बताइए। तो ये क्रम जो है वो इस प्रकार है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ और पुष्यमित्र और लास्ट रहेगा बृहदर्थ, ओके। तो ये तो क्रम है हमारा, ठीक है। ये क्रम सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। पहली चीज, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य था। कौन था? चाणक्य। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य एक्चुअल में कोई राजा नहीं था। वो जैसे होते ना, पहले क्या होता था कि राजाओं के बेटे ही राजा बनते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो चाणक्य था वो पहले मंत्री था, या कह सकते हैं पहले किसके यहाँ पर काम करता था? घनानंद के यहाँ पर। घनानंद ने जो है जो है चाणक्य का जो है मतलब कह सकते हैं अपमान किया। जब अपमान किया चाणक्य का, तो घनानंद से बदला लेने के लिए जो है चाणक्य ने एक निश्चय किया कि मैं ऐसा राजा बनाऊंगा जो घनानंद से बहुत कहीं कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, ओके। और उसने उसने चयन किया चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका किया? चयन किया चंद्रगुप्त मौर्य का, ओके। और चंद्रगुप्त मौर्य ने, ओके, घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। अब यहाँ पर पहला जो संस्थापक होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा व्यक्ति होगा बिंदुसार, फिर अशोक होगा, दशरथ होगा, पुष्यमित्र होगा और बृहदर्थ होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और पूछते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से कि भैया पहली चीज, और एक और चीज पूछते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना देह त्याग दिया था। देह त्याग दिया था संतारा के तहत। संतारा जो होती है, एक संतारा के तहत जो है देह त्याग किया था। और ये कहाँ पर देह त्याग किया था आपको बताना है। आप देखिए श्रवण वेलगोला में। कहाँ पर? श्रवण वेलगोला, ठीक है। श्रवण वेलगोला, ओके, वेलगोला, ओके, वेलगोला में, ठीक है, ओके। ये श्रवण वेलगोला में इसने अपना जो है मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो है मतलब शरीर त्याग दिया था, याद रखेंगे, ओके। अब आपको मुझे ये बताना है कि श्रवण वेलगोला कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा रहेगी, याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि ये लास्ट वाला जो बृहदर्थ था, जो लास्ट जो इसका शासक था मौर्य वंश का, उसकी मृत्यु किसने करी? तो उसकी मृत्यु करी थी शुंग वंश के, ओके, पुष्यमित्र शुंग ने। किसने की थी? पुष्यमित्र ने, ओके। अरे अच्छा, एक चीज और यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी है, तो ये पुष्यमित्र जो है वो एक्चुअल में मौर्य वंश का शासक नहीं है, ओके। बहुत सारे लोग जो हैं, एक चीज और यहाँ पर याद रखेंगे, ये पुष्यमित्र जो है वो शुंग वंश का शासक है। किसका है? शुंग वंश का शासक है। तो यहाँ पर देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य, ओके, बिंदुसार, अशोक, दशरथ और बृहदर्थ, ओके। 1 2 3 4 और 5 लोग ही जो होंगे मौर्य वंश के शासक होंगे। बाकी जो शुंग वंश का शासक होगा या शुंग वंश की जो स्थापना करने वाला व्यक्ति होगा वो होगा पुष्यमित्र शुंग। क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या था? ये जो था बृहदर्थ का क्या था? मंत्री था। अब इस मंत्री ने क्या करा कि बृहदर्थ की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना करी। तो यहाँ से एक चीज़ का कन्फर्म हुई, क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इसको आगे हम, ओके, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।
अब एक चीज़ और क्वेश्चन पूछता क्या है कि बौद्ध संगति, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है बौद्ध जो है धर्म को अपनाया, तो पूछा जाता है कि बौद्ध संगति जो है अशोक के समय जो जो हुई थी, तो इसका कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने बौद्ध संगति करी। तो ध्यान रखेंगे कितनी टोटल संगति हुई थी, 4 संगति हुई थी। पहली संगति हुई थी अजातशत्रु के द्वारा कराई गई, कहाँ कराई गई, राजगृह में कराई गई। दूसरी हुई थी काला अशोक के समय, जो कहाँ कराई गई, वैशाली में कराई गई। तीसरी हुई थी अशोक के, जो कि किसका, किस वंश का है, ये है मौर्य वंश का, ठीक है, ओके, अशोक के समय हुई थी। और ये सब अशोक ने कहाँ कराई थी, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में, ओके। अच्छा, कनिष्क होगा, कनिष्क ने भी जो है अब जो है मतलब ये जो है बौद्ध संगीति कराई थी, और बौद्ध संगीति इसने कराई थी कुंडलपुर में। अच्छा, कुंडलपुर कहाँ है, कुंडलपुर है कश्मीर में। कहाँ है भाई, कुंडलपुर है कश्मीर में। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ वो सारी रिकॉर्डेड हैं, वीडियो डली हुई है, तो प्लीज़ उसको आराम से तसल्ली से देखिए, सुनिए। अगला क्वेश्चन है भारतनाट्यम, ओके, भारतनाट्यम के जनक कौन है। अच्छा, क्वेश्चन में जो लिखा है वो सही नहीं लिखा, लेकिन भारतनाट्यम पूछा है, तो भारतनाट्यम के आपको ऑप्शन में आंसर दे गया भरत मुनि, बिल्कुल। लेकिन पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाएगा कि नारायण शास्त्र के रचयिता कौन है भैया, नारायण शास्त्र, ठीक है, नारायण शास्त्र के रचयिता कौन है, ठीक है, शास्त्र के रचयिता कौन है, तो ये होंगे भरत मुनि, याद रखेंगे। एक और होगा नाट्य, क्या होगा, नाट्य शास्त्र, ओके, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो ये भी कौन होने वाले हैं भाई, कौन होने वाले हैं, हमारे भरत मुनि होने वाले। याद रखेंगे, इतनी भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप लिख लीजिए एक बुक में, कहीं पर भी एग्जाम में 101% पूछेगा ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली कहाँ मारी। सबको पता है कि चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में गोली मारी थी 27 फरवरी 1931 को। याद रखेंगे, एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है, तो अल्फ्रेड पार्क कहाँ है भैया, यह है इलाहाबाद में। कहाँ, इलाहाबाद। अब बोल रहे होंगे आप लोग जो है इलाहाबाद आप क्यों बोल रहे हो, ओके, उस टाइम इलाहाबाद ही बोला जाता था, क्योंकि कुछ साल पहले ही इलाहाबाद हुआ है। अब इसे बोलते हैं प्रयागराज, क्या बोलते हैं, प्रयागराज, क्या बोलते हैं भाई, प्रयागराज बोला जाता है, ओके। ये चीज़ें नहीं पता आती, प्लीज़ इसे पता करिए, लिखिए, लिख कर रख लीजिए कहीं पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। अगला क्वेश्चन है राखल लीला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो राखल लीला नृत्य जो होगा वो असम का है, डेफिनेटली लिखा हुआ है आपको यहाँ पर असम का, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कौन कौन से नृत्य और हैं यहाँ पर होते हैं, बिहू होता है, कौन सा होता है, एक होता है बिहू होता है, ओके, ध्यान रखेंगे। और होता है एक साथ, ओके, कौन सा होता है, एक सत्रिय, क्या सत्रिय होता है, याद रखेंगे, क्षत्रिय नृत्य भी है यहाँ पर, ओके, सत्रिया बोलेंगे, सत्रिय नहीं सत्रिया बोलेंगे, ओके। अच्छा, सत्रिय नृत्य जो है वो सत्रिय नृत्य एक्चुअल में किससे संबंधित है, शंकर भगवान से संबंधित है। किससे संबंधित, शंकर भगवान को समर्पित है या संबंधित है, ओके, शंकर को संबंधित है या समर्पित है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। अगला हम क्वेश्चन करने वाला, अच्छा आपको पूछा, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन असम का हम लेके बैठेंगे तो बहुत बड़ा जो है टॉपिक हो जाएगा। आगे हम अगला क्वेश्चन करेंगे, नारायण शास्त्र के रचयिता कौन है। अभी भी मैंने बताया था कि नारायण शास्त्र के रचयिता कौन, भरत मुनि, कुछ देर पहले ही मैंने क्वेश्चन कराया है, ओके। कुतुब मीनार का 5वां तल, या हम बोल सकते हैं 5वीं मंजिल जो है वो किसने बनवाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है, तुगलक ने इसका निर्माण कराया, 5वें तल का किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। अब ओके, अब आपसे पूछ लिया जाए, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कि इससे रिलेटेड, देखिए तुगलक जो है इससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ आती है, ओके। इसको अच्छा पूर्ण किसने, अच्छा इसका स्टार्ट किसने करवाया था, इसको स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने स्टार्ट करवाया था, कुतुबुद्दीन, ओके, कुतुबुद्दीन, ओके, कुतुबुद्दीन, ठीक है, उद्दीन ऐबक ने, ठीक है, इसको स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, इसको फिनिश किसने किया था, यानी कि मतलब जो पूर्ण रूप से जो है कुतुब मीनार को किसने बनवाया, पूर्ण रूप से बनवाया, ये पूछा गया है। तो इसे बनवाया था पूर्ण रूप से, ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश ने। किसने, इल्तुतमिश ने, ठीक है, अरे इल्तुतमिश ने भाई, ओके, यहाँ पर ये गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है, इल्तुतमिश ने, ठीक है, याद रखेंगे,
इल्तुतमिश ने, ठीक है। ये इसको बनवाया था इल्तुतमिश ने पूर्ण रूप से, याद रखेंगे। अब एक तुगलक जो फिरोज शाह तुगलक है, उसने एक चीज़ और करी थी। क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया। देखिए, जजिया कर तो लगता बहुत सभी लोगों पर था, लेकिन ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। लेकिन ऐसा एक शासक आया जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, और वह कौन था भैया? ओके, यह था आपका फिरोज शाह तुगलक में जजिया कर, याद रखेंगे, ये इसने लगाया था, ठीक है। किसमें? ब्राह्मणों पर, ठीक है। किसमें लगाया था? ब्राह्मणों पर, ठीक है। याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? याद रखेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, लोह स्तंभ। अच्छा, लोह स्तंभ का एक दूसरा नाम भी है, इन दी एंड तक मुझे कमेंट करके बताएंगे, बाकी मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे तो लोह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन है, लोह स्तंभ का निर्माण जो है किसने करवाया था? अच्छा, एक मैं कुछ चीज़ों और बता देता हूँ पहले आपको, जो है इससे इसका आप आंसर देंगे। तब तक मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जब तक आप इसको करिए। देखिए, तुर्क के चहलगानी, एक बात सुनिएगा, तुर्क के चहलगानी, यह हम बोल सकते हैं इसको चालीसा। क्या बोल सकते हैं? तुर्क के चालीसा। इसका निर्माण भी जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। भारत में एकता ध्यान रखेंगे, एकता प्रणाली की शुरुआत किसकी? एकता प्रणाली की शुरुआत जो है किसने करवाई थी भाई? ये कराई थी इल्तुतमिश ने। किसने करी थी? इल्तुतमिश ने करी थी। और इल्तुतमिश को ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। क्या कहते थे? गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने बताया आपको, इंपॉर्टेंट, ओके। अच्छा, अब ये आपको पता चल गया होगा लोह स्तंभ किसे कहते हैं। तो लोह स्तंभ जो है मेहरौली, लोह स्तंभ का दूसरा नाम जो है मेहरौली स्तंभ भी कहा जाता है, मेहरौली लोह स्तंभ भी कहते हैं। अच्छा, इसको बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को एक्चुअल में विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य भी कहते हैं, ओके। इसको नहीं पता है प्लीज़ इसको लिख लीजिए, ओके। और जो चीज़ अगर वीडियो अभी तक की अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करेंगे, ओके। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। ये गुप्त वंश आ गया, जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी प्लीज़ हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, या ना उसका शासक है, ओके, ना ही उसके वंश से है। ये गुप्त वंश से स्टार्ट हो गया है। क्या है? गुप्त वंश, ओके। अच्छा, गुप्त वंश की बात कर ली जाए तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन? श्रीगुप्त। कौन था भैया? श्रीगुप्त, ओके। गुप्त वंश का संस्थापक कौन? श्रीगुप्त रहा, ठीक है, ओके। और ये जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इसको विक्रमादित्य कहा जाता था, ओके। अब इसमें एक चीज़ आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि ये गुप्त वंश का एक शासक था, एक शासक रहा जिसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त, ओके। क्या नाम था भाई? समुद्रगुप्त, ओके। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्या कहते थे? नेपोलियन, ओके। भारत का नेपोलियन कहा जाता था, याद रखेंगे इसको। क्या कहते थे? भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त एक्चुअल में एक भी युद्ध ना हारा था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हारा एक्चुअल में, याद रखेंगे। और ये व्यक्ति ऐसा था जिसने गंगा में जाकर, जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा के तहत अपना देह त्याग दिया था, उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने अपना शरीर गंगा में बहा दिया, याद रखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछा गया था एसएससी एमटीएस में कि कांच के सिक्के किसने चलवाए, तो कांच के सिक्के भाई साहब इनने चलवाए। किसने चलवाए? कांच के सिक्के, ओके, कांच के सिक्के चलवाए, ओके, याद रखेंगे। किसने चलवाए? कांच के सिक्के चलवाए थे समुद्रगुप्त ने, ओके। और उस पर अपना और अपनी जो है धर्मपत्नी का इन्होंने चित्र छापा था, याद रखेंगे। इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं या नहीं आई हैं? तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। रत्नावली के लेखक कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रत्नावली के लेखक की आप जब तक मुझे नाम बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है हर्ष का आपको पता है, हर्ष ने करा, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं, एक तो प्रियदर्शनी, ठीक है, कौन सी है? एक तो प्रियदर्शनी है, ओके। दूसरी कौन सी भैया? दूसरी है इनकी ओके नागानंद, ओके। कौन सी है भैया? नागानंद, ओके। दूसरी इनकी नागानंद, ओके। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर्ष का प्रारंभिक हर्ष जो है, यानी हर्षवर्धन जो है,
उनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो राजधानी क्या थी भैया, आप मुझे बताएंगे जल्दी से, जितनी जल्दी आप जो मुझे कमेंट कर पाएंगे आपको राजधानी क्या थी। ओके, राजधानी जो थी वो थी धानेश्वर। क्या थी? धानेश्वर। ठीक है, इनकी राजधानी थी धानेश्वर। ओके, इनकी राजधानी क्या थी भैया? धानेश्वर इनकी राजधानी थी। पहले प्रारंभिक राजधानी मैंने बता दी, पहली वाली। ओके, अच्छा, नंबर 2 की राजधानी क्या थी, यानी कि अंतिम राजधानी थी कन्नौज। इनकी क्या थी? मैंने इसलिए बोला प्रारंभिक। ठीक है, कन्नौज इनकी जो थी वो आखिरी राजधानी थी, या कहते हैं अंतिम राजधानी कन्नौज थी। याद रखेंगे, आपको समझ में आ गया चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? सभी को पता है। क्या पता है भैया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सभी को पता है, और सभी लोग इसकी जो है इसको जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की होगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमें पता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ओके, क्या 1 मई 1897 में की? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, ओके, किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की। लेकिन एक और चीज़ थी, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, बेलूर मठ। आपको एक चीज़ और याद रखेंगे, बेलूर मठ। क्या रखेंगे? बेलूर मठ। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बेलूर मठ में ही इन्होंने किसकी स्थापना करी थी भाई? ओके, बेलूर मठ में ही इन्होंने, इंपॉर्टेंट चीज़, बेलूर मठ में ही किसकी स्थापना करी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। और ये इसका हेड क्वार्टर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? हेड क्वार्टर मान सकते हैं। ओके, बेलूर मठ की स्थापना करी, यहाँ पर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके जी, ओके, चले आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो का लेखक कौन है? मिलिंद पन्हो का लेखक जो आपको पता होगा, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये जो है नागसेन ने की थी। और ये नागसेन कौन थे? एक बौद्ध भिक्षु थे। कौन थे भाई? एक बौद्ध भिक्षु रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञानम शकुंतलम के लेखक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संस्कृत में लिखी गई अभिज्ञानम शकुंतलम के लेखक कालिदास थे। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो आप क्रमवार मुझे बताएंगे। पहली थी मेघदूतम। क्या थी? मेघदूतम। ओके, मेरे साथ साथ आप लिखते भी जाइएगा, मेघदूतम। ओके, दूसरी आपके पास ओके लिखी हुई है ओके अभिज्ञान शकुंतलम। फिर मालविकीय। क्या है? मालविका। ओके, याद रखेंगे, ये मालविका निअग्निम। ओके, ये थोड़ी सी जो है, मेरे को थोड़ा सा इसका नाम नहीं आता, मालविक्रम मित्र। ओके, ये थोड़ा मेरे को नाम थोड़ा सा याद नहीं रहता इसका। ओके, ये पूर्ण नाम जो बड़ा है, याद रखेंगे। फिर उसके बाद कुमार संभवन। क्या है? कुमार ओके संभव। ओके, संभव में बोल दिए, संभव बोल दिए, संस्कृत है। ओके, फिर है रघुवंशम। क्या है भैया? रघुवंशम। ओके, रघुवंशम, इसकी इनकी जो है इंपॉर्टेंट सारी की सारी पूछी गई है। फिर उसके इसके बाद है ऋतु संहार। क्या है? इसके बाद इनकी जो अगली रचना थी, लास्ट थी, वो थी ऋतु संहार। ओके, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये कालिदास की हैं। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि कालिदास जी जो थे वो किस स्टेट से थे, यानी कि कौन से राज्य से संबंधित थे? यह क्वेश्चन पूछा गया है। मैं हिंट दे देता हूँ, MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। कमेंट करेंगे, आंसर देंगे मुझे, ओके, कमेंट बॉक्स में। अगला है, इंडिया विंस के लेखक कौन है? इंडिया विंस के लेखक कौन थे? आंसर देंगे मुझे, कमेंट करें। इंडिया विंस की ओके लेखक कौन है आपको बताना है, कमेंट करना, ऑप्शन है आपके पास, मतलब आंसर दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, याद रखेंगे, विंग्स ऑफ फायर नहीं है, इंडिया विंग्स है। ओके, याद रखेंगे, इंडिया विंग्स है। तो इंडिया विंग्स की जो लेखक होंगे वो अबुल कलाम आज़ाद होंगे। अब्दुल कलाम, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं, ये वह अबुल कलाम आज़ाद नहीं है, मिसाइल मैन नहीं है भैया, ये जो है वो अबुल कलाम आज़ाद हैं। याद रखेंगे, ये जो है सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कहाँ के रहे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। कांग्रेस की स्थापना आपको पता है 1805 में हुई थी। ओके, याद, ओके सॉरी 1885 में हुई थी। ओके, कमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर याद रखेंगे। और एक और चीज़ आपको, अच्छा ये मेरे से कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो रहा है,
कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1805। आपको कमेंट करना है कि इसका जो है ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। अब मुझे ये बताएंगे कांग्रेस की स्थापना जो है एक्चुअल में कब की गई थी? सबसे लंबे समय तक जो है इसके अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे मुझे बताएंगे कि इसकी स्थापना। ओके, और हाँ एक चीज़ और, मुझे ये बताएंगे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फर्स्ट महिला अध्यक्ष आपको बताना है। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बिसेंट। कौन थी? एनी बिसेंट। ओके, एनी बिसेंट थी। अच्छा, ये तो थी पहली महिला अध्यक्ष। अब भारत की पहली महिला अध्यक्ष आपको कमेंट करना है, भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी मुझे बताना है कमेंट कर कर। ठीक है, ये भी कमेंट करना, ऐसा नहीं है मुझे नहीं आ रहा, बस मैं एक चीज़ डेट भूल रहा हूँ यहाँ पर कांग्रेस वाली, तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। ऐसा कभी कभी होता है एक आध बार। ओके, वो डेट दिख जाएगी तो मुझे याद आ जाएगा। ओके, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन है, गोदावरी किस हाँ इस चीज़ की सहायक नदियाँ पूछी। बहुत प्यारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी कहानी। ओके, गोदावरी की सहायक नदियाँ लिखी हैं, पेनगंगा, प्राणहिता। ओके, इसके अलावा इंद्रवती भी है। ओके, सबरी भी है, मंजीरा भी है। ओके, तो ये सारी जो है इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। ओके, अच्छा, ये नदी जो है इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली चीज़ तो आप याद रखेंगे प्रायद्वीपीय। ओके, प्रायद्वीपीय भारत की। ओके, प्रायद्वीपीय भारत की। ओके, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, कौन सी है? सबसे लंबी नदी है। ओके, ये क्या है? सबसे लंबी नदी है, पहली चीज़ तो। ओके, दूसरी चीज़, ये जो है त्र्यंबकेश्वर से कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर। ओके, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ओके, कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर नाम की पहाड़ी से निकलती है। और ओके, कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। और इस त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी पर लगता है कुंभ का मेला। क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी, या प्रायद्वीप के जो हमारा एरिया है, जो हमारा नीचे वाला एरिया है, यहाँ की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? आपकी एक तो आपकी गोदावरी है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, प्रायद्वीपीय पर्वत की एक नदी और है, कृष्णा भी है। ओके, और आपका नर्मदा भी है, यहाँ से जा रही है, और एक गोदावरी भी है। ओके, ये तीन नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक महानदी भी है जो कि आपकी महानदी उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, तो ये कुछ 4 नदियां हैं जो इम्पॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारी नदियां बहती हैं प्रायद्वीप पठार में। मध्य प्रदेश में यहाँ से अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में 8 से 9 ऐसी नदियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम फोकस करेंगे किस पर? आपकी गोदावरी पर। ठीक है, तो गोदावरी पर नासिक में क्या लगता है भैया? आपका कुंभ का मेला लगता है। क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। क्या लगता है? कुंभ। ओके, कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है? एक प्रयागराज में लगता है, एक और लगता है कहाँ पर? इंदौर के पास में, यानी कि आपका जो है उज्जैन में लगता है। ओके, शिप्रा नदी किनारे। एक लगता है नासिक में। अब आपको चौथा बताना है, हर 12 साल में अगली जगह पर लगता है, लेकिन देखा जाए तो इसका इंटरवल जो होता है वो 4 साल का होता है। अभी फिलहाल में कहाँ पर लगाता हूँ मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कहानी आपको इसकी बता दी है, बाकी आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, देव प्रयाग। बहुत बढ़िया, देव प्रयाग हुआ, नंद प्रयाग हुआ, कर्ण प्रयाग हुआ। ओके, और आपका जो है प्रयागराज हुआ। ओके, तो ये सारे प्रयाग जो हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आया, पूछा है देव प्रयाग में भागीरथी नदी से कौन सी नदी आकर मिल जाती है? आंसर लिखा हुआ है अलकनंदा। वेरी गुड। अच्छा, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करेंगी? पहले मुझे बताएंगे। चले, देखिए, अब एक चीज़ सुनिए, मैं आपको आराम से बताते चलता हूँ। नंद प्रयाग, अच्छा हम यहाँ पर एक डिस्कस कर लेते हैं। नंद प्रयाग जो है उसमें आकर नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? नंद प्रयाग में पहली चीज़ तो अलकनंदा चल ही रही होती है। क्या चल रही थी? अलकनंदा आ ही रही होती है। अलकनंदा और कौन सी नदी आ जाती है भैया? अलकनंदा और नंदाकिनी। कौन सी आती है? नंदाकिनी। ओके, नंदाकिनी। ओके, ये नंदाकिनी आकर इसमें मिल जाती है। उसके बाद ये नंद प्रयाग के बाद आता है कर्णप्रयाग। क्या आता है? कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग। अच्छा, कर्णप्रयाग पर
आपको आप अलकनंदा के साथ में याद रखेंगे कौन सी चल रही है, अभी अलकनंदा ही चल रही है, ठीक है। अलकनंदा के साथ में आपकी मिल जाती है कौन सी नदी भैया, आपकी पिंडरी नदी, पिंडर नदी आकर मिल जाती है। ओके, याद रखेंगे। फिर अलकनंदा और मंदाकिनी एक होने के बाद मिल जाती हैं आपकी किससे, भागीरथी से, और बन जाती है आपकी प्रयागराज में गंगा नदी। कौन सी बन जाती है, गंगा नदी, भारतीय से पवित्र नदी। अच्छा, एक चीज़ और हम भूल गए हैं। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए भारत, ओके, प्रायद्वीप पठार की गंगा किसे कहते हैं, तो प्रायद्वीप पठार की गंगा कहा जाता है आपकी गोदावरी को। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने बता दी, इसमें आप क्वेश्चन में मुझे याद आ गया। अगला क्वेश्चन है युनांगथांग घाटी कहाँ है, युनांगथांग घाटी कहाँ है, ऑप्शन में लिखा हुआ सिक्किम। चलिए, अच्छा, सिक्किम में दो दर्रे पड़ते हैं, सिक्किम में दो दर्रे पड़ते हैं, और दर्रा मतलब पास। ओके, दो दर्रे पड़ते हैं, पहला कौन सा है, जलेपला। ओके, पहला है जलेपला। ओके, जलेपला। ओके, दूसरा क्या है भाई, दूसरा है आपसे नाथुला दर्रा। ओके, ये दो दर्रे पड़ते हैं, कहाँ पड़ते हैं भाई साहब, सिक्किम में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, सिक्किम में पड़ते हैं। अब कुछ दर्रे और एक दर्रा जो है वो पूछा गया है, फिलहाल में मैंने क्वेश्चन नहीं ले पाया है, लेकिन मुझे याद है पूछा है, जोजिला दर्रा। ओके, जोजिला दर्रा जो है वो कहाँ है भाई, बहुत सारे लोग बोलेंगे जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन ये लद्दाख में है। ओके, कहाँ पर है, लद्दाख में है, सबसे शुष्क जगह लद्दाख में, लेह लद्दाख। ओके, चले आगे। अगला क्वेश्चन है म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो आपका अगर आप देखें म्यांमार से लगने वाले जो हमारे राज्य हैं वो होगा आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये तो आपके म्यांमार से लगने वाले हैं, खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ी, और यहाँ पर रहती हैं इसी नाम की क्या, आपकी जाति भी, या फिर ट्राइब्स बोल सकते हैं, ये सारी यहाँ पर रहती हैं। ओके, अब अगर आपसे पूछ ली जाए नेपाल से लगे हुए राज्य कौन से हैं, तो आप क्या बोलेंगे, नेपाल से लगे हुए यूपी आएगा। ओके, एक तो हमारा यूपी आएगा, फिर बिहार आएगा। ओके, क्या आएगा, फिर बिहार आएगा, याद रखेंगे सारे। फिर आपका सिक्किम आएगा। ओके, सिक्किम आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, सिक्किम आ जाएगा, सारे के सारे राज्य लिख लेने हैं। फिर हमारा यूके उत्तराखंड आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। फिर हमारा वेस्ट बंगाल भी आ जाएगा। ओके, ये राज्य जो हैं हमारे नेपाल से लगे हुए हैं। अच्छा, फिर भूटान से भी पूछ लिया जाए आपसे, तो भूटान से कौन कौन से स्टेट हमारे लगे हुए हैं, तो पहला सिक्किम ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, सिक्किम हो जाएगा। ओके, सिक्किम के बाद आपके पता है वेस्ट बंगाल भी लगता है, तो वेस्ट बंगाल भी हो जाएगा भैया। आसाम भी लगता है, आसाम भी कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अरुणाचल प्रदेश भी है, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी, ये सारे के सारे स्टेट लगते हैं भूटान से। ओके, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए। महानदी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महानदी से, क्योंकि महानदी से पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, तो महानदी से क्यों पूछा जाता है क्वेश्चन, पहले तो आप मुझे ये बताइए, भारत का सबसे ऊंचा डैम कहाँ पर है, सतलज नदी पर है, बिल्कुल करेक्ट होगा, आपको पता होगा भाखड़ा नागल डैम है। लेकिन भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है और किस नदी पर है, तो आप लोग सबसे पहले कहोगे महानदी पर, और हीराकुंड बांध, कौन सा है, हीराकुंड बांध। ओके, हीराकुंड बांध है, कहाँ पर है भैया, ये आप बोलेंगे उड़ीसा में है, कहाँ पर है भैया, उड़ीसा में है। ओके, किस नदी पर है, आपको पता ही चल गया, महानदी पर है। अब नदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर सिहावा पर्वत से निकलती है। ओके, इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, सभी को पता है या नहीं है। इसका प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए, प्राचीन नाम क्या था, तो इस नदी का प्राचीन नाम होता है चित्रोत्पला। क्या है, चित्रोत्पला। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ध्यान रखेंगे, क्या नाम है भैया, चित्रोत्पला। इसका जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम है चित्रोत्पला। मैंने बता दिया इस पे कि उड़ीसा में क्या है, हीराकुंड बांध है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध माना जाता है। लगभग 5-6 बांध एक साथ मिलाकर बनाए हुए हैं, इसलिए लंबा बांध है, याद रखेंगे। ओके,
अगला क्वेश्चन, हाँ इसकी जो डायरेक्शन है वो भी पता कर लीजिए। डायरेक्शन आपका यहाँ से आता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, याद रखेंगे। ओके, और डेल्टा बनाती है, क्या बनाती है? डेल्टा बनाती हुई गिर जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? कमेंट करेंगे नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को पता होगा नागरहोल जो है पार्क कहाँ, ये नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में, सभी को पता है। अच्छा, इसका अगला जो नाम होता है, इसी का ही एक और नाम है, वो है राजीव गांधी। क्या नाम है? राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसका एक और नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क। ओके, इसका एक और नाम है, याद रखेंगे। जिसको नहीं पता है प्लीज लिख लेंगे, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी इसी का अगला नाम है। ओके, कहा जाता है। ये एक्चुअल में एक टाइगर रिजर्व है। ओके, क्या है? एक टाइगर रिजर्व। ओके, मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन तो समझ में आ रहे हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? अगर लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टाइगर रिजर्व है, जो आपका कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क है, वो किस पहाड़ी पर है, किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? तो आप बोलेंगे अन्नामुड़ी। क्या बोलेंगे? अन्नामुड़ी। क्या बोलेंगे? अन्नामुड़ी, क्योंकि ये एक्चुअल में 900 मीटर से 900 मीटर की हाइट पर है। कितनी हाइट पर है? 900 मीटर की हाइट पर है। या पूछ लिया जाए पश्चिमी घाट, क्या पूछ लिया जाए आपसे? पश्चिमी घाट। देखिए, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो लिख लीजिए। ओके, एक मिनट, और मैं जो चीज़ें बताते जा रहा हूँ वो 1 बाय 1 लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, याद रखेंगे। कौन सी ऊंची चोटी क्या है? ऊंची चोटी कौन सी है? तो भैया आप लोग मुझे क्या बोलेंगे, क्या आंसर देंगे? अन्नामुड़ी। क्या देंगे? अन्नामुड़ी। ठीक है, अन्नामुड़ी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? अन्नामुड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है भाई? ओके, तो अन्नामुड़ी है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसी का ही नाम क्या है, अगला नाम क्या है? अन्नामुड़ी का अगला नाम क्या है या दूसरा नाम क्या है? इसी को कहते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। ओके, इंपॉर्टेंट है या नहीं है? सह्याद्री बहुत बार सुना होगा आई थिंक आपने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं भाई? बताइए। चलिए, अंगूर की खेती को क्या बोला जाता है? तो आंसर में दिया हुआ है विटीकल्चर है, ये सभी को पता है, विटीकल्चर। फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? चले कमेंट करते जाएंगे आराम आराम से। फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? ओके, फलों की खेती को क्या बोलते हैं? मुझे कमेंट करते जाएंगे। ओके, फूलों की खेती को बोला जाता है, क्या बोलते हैं? फ्लोरोकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरोकल्चर। ठीक है, ओके, फ्लोरोकल्चर। ठीक है, फ्लोरोकल्चर बोलते हैं। अच्छा, फलों की खेती को क्या बोलते हैं भैया? पोमोकल्चर। क्या बोलते हैं? पोमोकल्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोमोकल्चर। ठीक है, मधुमक्खी के कल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। ओके, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं, जो भी एग्जाम में नॉर्मली पूछा आने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, पंजाब में बहने वाली नदी किस नदी में मिल जाती है? अच्छा, पंजाब में बहने वाली नदियां जो हैं किस नदी में आकर मिल जाती है? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। किस नदी में आके मिल जाते हैं? सिंधु नदी में आके मिल जाती है। अब यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो पहली आपको याद रखना है झेलम नदी। क्या है? झेलम नदी। ठीक है, बुलर झील इसी पर है। ओके, झेलम नदी पंजाब में, ओके, पंजाब से तो जम्मू कश्मीर में बहती है, याद रखेंगे। झेलम नदी हो गई हमारी। ठीक है, फिर हो गई चेनाब। ओके, चेनाब नदी हो गई, याद रखेंगे सारी नदियाँ इंपॉर्टेंट है। रावी हो गई। ठीक है, ये कहाँ बहती है? पंजाब में ही बहती है, रावी हो गई। फिर सतलज हो गई, सतलज। ओके, सतलज हो गई। ओके, ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ बहती हैं? ये बहती हैं पंजाब में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और आपकी सिंध नदी में। और इसलिए 5 नदी मिलकर बनाती है पंजाब। क्या बनाती हैं? 5 नदियाँ मिलकर बनाती हैं पंजाब। क्या बनाती हैं? 5 नदियाँ मिलकर बनाती है पंजाब, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है। और सतलज, रावी, चेनाब, झीलम सारी नदियाँ जाकर मिल जाती हैं सिंधु नदी में। किस मिलती हैं? सिंधु नदी में। सिंध नदी नहीं, सिंधु नदी, क्योंकि सिंध नदी जो बहेगी वो मध्य प्रदेश में बहेगी, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर, ये रहा आपके लिए,
सरयू नदी की सहायक नदी कौन सी है? सरयू नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सरयू नदी की सहायक नदी है राप्ती। ओके, ये क्या है? राप्ती नदी इसकी सहायक नदी है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि सरयू किसकी सहायक नदी है, तो सरयू होगी गंगा नदी की सहायक नदी। क्या होगी? गंगा नदी की सहायक। ओके, यह होगी गंगा नदी की सहायक। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट है। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, अगर पूछा जाए इसके किनारे कौन सा जो है जो कौन सा जो है मतलब कौन सा जो कौन सी जगह है, या फिर हम बोल सकते हैं कौन सा सिटी बसी हुई है, या कौन सा शहर बसा हुआ है, ऐसा पूछते हैं ना, बैंक ऑफ रिवर पूछते हैं। तो इसके जो किनारे बसा हुआ अयोध्या। क्या बसा हुआ है? अयोध्या बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है भाई? अयोध्या बसा हुआ है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ओके, 1976 में ये जो है, ओके 1978 में जो है इसे समाप्त किया गया। 1976 ओके 6 होगा। ओके, मैं समाप्त किया गया। अच्छा, अब आपको ये भी याद करना है कि इसमें जो आपका 1978 ही है, करेक्ट है। अरे 1978 ही है भाई। ओके 1978 है। याद रखें, 42 संविधान संशोधन जो है ओके 1978 में ही हुआ था। ठीक है, ओके। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा आपके लिए। अच्छा, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान संशोधन था 42वां। कौन सा था? 42वां, और सन था 1976। अब याद रखेंगे, प्रस्तावना में उस समय 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला आपको बता दिया धर्मनिरपेक्ष। कौन सा था भाई? पहला शब्द था धर्मनिरपेक्ष। दूसरा था समाजवाद, तीसरा था अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला एक तो आपका अखंडता लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिए? अखंडता लिख लीजिए। समाजवाद लिख लीजिएगा। लिख लेते हैं समाजवाद। ठीक है, समाजवाद। ओके, ये समाजवाद है। ओके, फिर अखंडता लिख लीजिए। याद रखेंगे, अखंडता लिख लीजिए। और ये थर्ड वाला आपका धर्मनिरपेक्ष है। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। किसको? आपके जो आपका ओके प्रस्तावना में संशोधन है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 1976 में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे भाग 4 का के तहत। का में जोड़े गए, याद रखेंगे, आर्टिकल 51A में भी जोड़े गए थे। ओके, और आपसे पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति कौन सी थी? तो मौलिक कर्तव्य समिति जो थी वो थी स्वर्ण सिंह समिति। ओके, स्वर्ण सिंह समिति। और मौलिक कर्तव्य जो लिए गए थे वो लिए गए थे, याद रखेंगे, किससे लिए गए थे? रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। चलें आगे चलते हैं। G8 का गठन कब हुआ? 1975 में हुआ। कब हुआ? 1975 में। केलकर समिति का संबंध किससे? बहुत बढ़िया। तो केलकर जो है समिति का संबंध होगा कर संरचना से। किससे है? कर संरचना से। इंपॉर्टेंट है नहीं? इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पहला युद्ध जो है वो कब हुआ। पहला युद्ध हुआ था, ध्यान रखेंगे, कब हुआ? यह हुआ 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा जो युद्ध हुआ वो 5 नवंबर 1556 को बैरक खां यानी अकबर के सेनापति और हेमू या हेमचंद या शेर शाह सूरी के सेनापति के बीच में हुआ। ओके, तृतीय युद्ध हुआ था वो 14 जनवरी 1761 में मराठा और आदम शाह अब्दाली के बीच में हुआ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले ये सारे क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक बताए हुए हैं आप लोगों को। ठीक है, ओके, चले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आपके लिए। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे चुके होंगे कि आज़ाद हिंद फौज की जो है इसका गठन किसने किया, किसने नहीं किया। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो देखिए 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी गई। लेकिन याद रखें
इसके बाद भी आप लोगों को कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना करी। नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में इसकी कमान संभाली थी और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करी थी। किस करी थी? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करी थी, जो कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना इन्होंने कहाँ करी थी? सिंगापुर में करी थी। कहाँ करी थी भाई? सिंगापुर में इनकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घूमर कहाँ का नृत्य है? सभी को पता है घूमर राजस्थान का नृत्य है। ओके, अगला क्वेश्चन है, जैन मठों को क्या कहा जाता है? जैन मठों को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो जैन मठों को कहा जाता है बसदी। क्या कहते हैं? बसादी या बसदी कहते हैं। कुल तीर्थकर हुए 24। पहले 24वें कौन थे? देखिए, पहले तो ऋषभ देव थे। 24वें हुए महावीर स्वामी। कौन से हुए? 24 हुए महावीर स्वामी। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? बहुत प्यारा। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1905 में हुआ था। और याद रखेंगे, ये बंग भंग आंदोलन को खत्म करने के लिए बना था। और जब ये जो है आंदोलन हुआ, तब वहाँ के जो मतलब गवर्नर थे वो थे लॉर्ड कर्जन। उन्हीं के समय में बंगाल विभाजन भी हुआ था, याद रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसी डेट से संबंधित, कुछ थोड़ी सी डेट चेंज हो सकती है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ये 1907 में कांग्रेस का भी विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? 1907 में कांग्रेस का भी विभाजन हुआ था। यह कौन से अधिवेशन के दौरान हुआ था? ये सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ था। ओके, तो ये बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के दौरान। किस चीज़ की वजह से? स्वदेशी आंदोलन की वजह से। किस चीज़ का विरोध कर रहे थे? बंग भंग आंदोलन का विरोध कर रहे थे। और यहाँ पर जो है, जो दूसरा क्वेश्चन हमने ऐड किया है वो किया है कांग्रेस का विभाजन, वो कि सूरत में हुआ था 1907 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने करी? बहुत प्यारा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना दयाराम सरस्वती ने की, 10 अप्रैल 1875 में करी थी। क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राम मोहन राय ने करी थी 1828 में, सती प्रथा के विरोध के लिए। किसके लिए? सती प्रथा के विरोध के लिए। कहाँ करी थी भाई साहब? पश्चिम बंगाल में। कहाँ करी थी? पश्चिम बंगाल में। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी किस क्षत्रिय वंश से थे? ये ज्ञातक वंश के थे। कहाँ के थे? ज्ञातक वंश से थे, याद रखेंगे। पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध जो है किस जो है वंश से थे? तो शाक्य वंश से थे। कई बार पूछा भी गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में पंचायती राज जो है किस संविधान के दौरान जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में। अब एक और चीज पूछ लिया जाए कि नगर पालिका, देखिए ये तो आपका पंचायत है, पूछ लिया जाए कि नगर पालिका ये किस संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया? नगर पालिका को जोड़ा गया कौन सा संविधान संशोधन? इसका अगला वाला, ओके, 74वां संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया, वो भी 1 साल के बाद ही 1993 में इसको जोड़ लिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, मैंने जो बता रहा हूँ सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, विधि की समानता को किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से इसे लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। मूल जो आपका मूल अधिकार जो है, अधिकार लिए गए हैं और प्रस्तावना लिए गए। देखिए, हमारी प्रस्तावना की बात करें या प्रस्तावना का आइडिया जो है, ओके, जो प्रस्तावना का आइडिया है या मूल कर्तव्य है, क्या है? सॉरी, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य नहीं, मूल अधिकार जो है, अधिकार जो है, ओके, अधिकार, ओके, अधिकार जो है वो लिए गए हैं भाई साहब किससे? यूएसए से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, अगर बात करें आपात, ओके, आपात उपबंध, क्या? आपात उपबंध, ओके, आपात उपबंध, उपबंध जो है वो कहाँ से लिए गए? उपबंध जो है वह लिए गए हैं जर्मनी से। कहाँ से लिए गए? जर्मनी से लिए गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो इतनी भी लिखा रहा हूँ वो एक बार लिख लीजिएगा, अपने कॉपी पेन ले उठा लीजिए भैया, इतना तरस खाइए अपने ऊपर कि एग्ज़ाम निकालना है तो ऐसे पढ़ना जरूरी है। कैलाश पर्वत कहाँ है? सिंपल है, कैलाश पर्वत देखा जाए तो आप तिब्बत में देखेंगे, लेकिन ये चाइना के अंडर में है तो आप बोलेंगे ओके तिब्बत या चाइना। ओके, ऑप्शन में एक ही होगा। अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची में विषय वर्णित है। अच्छा,
ये जो है 10वीं अनुसूची में विषय वर्णित है, किस चीज़ का विषय वर्णित है या किस चीज़ के बारे में बोला गया, दल बदल विषय के बारे में वहाँ पर वर्णित किया गया या इसको बताया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है जीएसटी का फुल फॉर्म, मैं नहीं बताने वाला इसका फुल फॉर्म। ओके, ये समझ लीजिएगा इसका फुल फॉर्म है गुड्स, इसके बाद आप लगा लेंगे और टैक्स लगा लेंगे, आप बीच में आप भर लेंगे, एस से ही आंसर एस से आएगा, भर लेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2022 को का शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा। तो भैया इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, करंट अफेयर में करा चुका हूँ और करंट अफेयर करा चुका हूँ भैया। मैं पहले 6 महीने का कराया था, फिर मैंने 1 साल का कराया था, उसमें बहुत बार जो एक क्वेश्चन में बताया था। तो ये बीजिंग में होगा, चाइना में होगा, ध्यान रखेंगे बीजिंग और चाइना में होगा। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है SBI सबसे बड़ा या सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक कौन सी है। तो इंपीरियल बैंक को मिलाकर आपका बना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI इज द करेक्ट आंसर। इंपीरियल बैंक का गठन कब किया गया था, 1921 में किया गया था। ओके, सहकारी समिति का संबंध किस अनुच्छेद से है, सहकारी समिति का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो अनुच्छेद की बात करें या हम आर्टिकल की बात करें, किसकी हम बात करते हैं, आर्टिकल की। तो कुछ आर्टिकल ध्यान रखें, आर्टिकल नंबर 19 से संबंधित है इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल नंबर 43B में किया गया है। इसके बारे में या इसके प्रबंध किए गए हैं 243 में, ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे आर्टिकल किसके हैं, किससे संबंधित, आपके सहकारी समिति से संबंधित है। ओके, अगला है H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, 1:8 होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, आंख लगना मुहावरे के आपका, हाँ दीपिका, ये आंख लगने वाला तो अगला वाला है, हाँ अगला वाला है। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हो। तो भैया तीरंदाजी से है, किससे है, तीरंदाजी से ये संबंध है। नीरज चोपड़ा पता होगा आपको, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, याद रखेंगे। और आपको मुझे बताना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थंगवेलु। ओके, थंगवेलु जो है वो किस चीज़ से संबंधित है। ओके, थंगवेलु। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखेंगे। आप जब देखेंगे ना इसको समझ में आ जाएगा। थंगवेलु किस खेल से संबंधित है या कौन सा खेल खेलते हैं वो मुझे बताएंगे। आंख लगना मतलब क्या होता है, आंख लगना मतलब नींद आ जाना, ध्यान रखेंगे क्या होना, नींद आ जाना भाई साहब, बहुत सिंपल था, नींद आना। ठीक है, ओके। अगला मुहावरा पूछा था, चैन की बंसी बजाना, बहुत सिंपल है भैया, मौज में रहना। चैन की बंसी बजाना मतलब मौज में रहना। ठीक है, मौज हो गई भाई, मौज हो गई ना। अगला जो पूछा था वो कमल का पर्यायवाची पूछे थे भाई, क्या पूछे थे, कमल के पर्यायवाची पूछे थे। तो अनिल होता है, अरविंद होता है, उत्पल होता है, अम्बोज होता है, तमसरस होता है, पुष्कर होता है, मुस्तपल होता है, बनज होता है, कंज होता है। इस प्रकार के बहुत सारे हैं, याद रखेंगे। अगला विलोम पूछा है, क्या उल्टा शब्द पूछा है, किसका शब्द पूछा है, दुराचारी का उल्टा पूछा है। तो सदाचारी इज द करेक्ट आंसर, क्या है, सदा, बहुत सिंपल पूछा था भाई सब, सदाचारी। ओके, ये तो सिंपल ही, ओके, सदाचारी हो गया। अगला पूछा है उग्र का जो है विलोम, उग्र का, उग्र होना, एकदम से आप उग्र हो जाते हैं, उग्र क्यों हो जाते हैं, गुस्सा क्यों करते हो, हमला करने वाला इंसान होता है उग्र। ओके, ये होता है सौम्य, इसका होगा सौम्य होता है। ठीक है, अच्छा अगला जो पूछा है वो गिरना का पर्यायवाची पूछे हैं। तो गिरना के पर्यायवाची क्या होने वाले हैं भाई, गिरना के पर्यायवाची होंगे, ध्यान रखेंगे, पतित मतलब गिरना। ठीक है, पतित होना, गिरना, पतित होना। ओके, फिसलना, ओके, नीचे झुकना या फिर गिरावट हम बोल सकते हैं इसे, गिरावट। ये सारे क्या होते हैं, इसके पर्यायवाची होते हैं। ओके, कमी आना भी बोल सकते हैं। ओके, कमी आना भी बोला जाता है। ठीक है, क्या करना, कमी आना भी। ठीक है, ओके। अगला है विनीत का पर्यायवाची। विनीत के पर्यायवाची कुछ इस प्रकार है, विनम्र हो सकते हैं, क्या हो सकता है भाई, विनम्र हो सकता है कोई व्यक्ति। ठीक है, और सुशील हो सकता है, सुशील, याद रखेंगे, सुशील हो सकता है, इसको भी विनम्र बोला जाता है। ठीक है, या फिर शिष्ट, क्या हो सकता है, शिष्ट हो सकता है। ओके,
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही सारे क्वेश्चन जितने मुझे मिले थे मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस किए हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई डेफिनेटली, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी है, सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है PDF। इस पर आपको PDF के सहित आपको टेलीग्राम बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।